हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने वेक्टर रिजोल्यूशन देखा था इन ए टू डायमेंशनल प्लेन। उसमें दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आते थे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। अब हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर रिजोल्यूशन करने जा रहे हैं, तो इसमें तीन कंपोनेंट आएंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। तो देखिए, कॉन्सेप्ट वही है कि कंपोनेंट इज ए प्रोजेक्शन ऑन ए पर्टिकुलर एक्सिस। तो हमारी तीन एक्सिस, राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ऐसे बनाया। राइट हैंडेड का मतलब क्या कि एक्स को वाई की तरफ रोटेट करोगे एंड राइट हैंड की फिंगर्स को अलॉन्ग द सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे कर्ल करोगे तो थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। एक्स को वाई की तरफ रोटेट करोगे तो डायरेक्शन किधर आ रही है, जेड एक्सिस की तरफ, थंब की। वाई को जेड की तरफ रोटेट करोगे तो वाई किधर है, अपवर्ड, और जेड किधर है, कमिंग आउट। तो वाई को जेड की तरफ करोगे तो एक्स एक्सिस आएगी, और जेड को एक्स की तरफ करोगे तो वाई एक्सिस आएगी। तो ये राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें लेफ्ट हैंड से नहीं करना ऐसा। तो इसमें एक कोई वेक्टर इमेजिन करना है, तो हमने थ्री डायमेंशनल एक ऐसा बॉक्स बनाया। ये पॉइंट है O, ये A, B, C, ठीक है। और एक वेक्टर है हमारा OC along the longest diagonal of this cube, OC वेक्टर। तो यूँ इमेजिन करो कि एक वेक्टर, एक डिस्प्लेसमेंट ऐसा है OC along the longest diagonal of the cube। जैसे रूम है तो यहाँ वाला जो एक मेरा कॉर्नर है रूम का वो है O, और यहाँ से बिल्कुल सामने डायगोनली अपोजिट जो ऊपर वाला पॉइंट है कॉर्नर वो है C। तो ये लॉन्गेस्ट डायगोनल हो गया। वॉल के अलॉन्ग चल के जाता तो मैं यहाँ पहुँच जाता O से B पर। इस वॉल OAB, O, ये वाली वॉल के अलॉन्ग चल के जाता, डायगोनल कौन सा होता, OB। पर मैं तो उधर जा रहा हूँ, वो सामने लॉन्गेस्ट डायगोनल का एंड वो है C, ठीक है। तो उस वाले डायगोनली अपोजिट एंड पर पहुंचने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप पहले अलॉन्ग एक्स एक्सिस नीचे वाले कॉर्नर के अलॉन्ग ऐसा चलो OA, फिर आप यहाँ से वर्टिकली ऊपर उठो वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये हो जाएगा OB, और फिर ऊपर छत पे उस एज के अलॉन्ग ऐसे चलकर C पर पहुँच जाओ। तो अगर ये वेक्टर A है तो ये x, y और z एक्सिस से मान लो कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा एंगल बना रहा है। तो एक वेक्टर OC हम इस प्रकार से तीन पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं कि ये वेक्टर सम है तीन वेक्टर का, OA प्लस AB प्लस BC। ये है x एक्सिस के अलॉन्ग, ये x कंपोनेंट है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट है तो ये y कंपोनेंट है, और ये BC z एक्सिस के अलॉन्ग z कंपोनेंट है। तो हमें ये पता है कि किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन अगर उससे वो एंगल अल्फ़ा बनाता है डायरेक्शन से तो कॉस अल्फ़ा टाइम्स आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ A कॉस अल्फ़ा आई कैप। इसी प्रकार से AB यानी ये OD भी उतना ही है, जितना AB है उतना ही OD भी है, और डायरेक्शन ऊपर की तरफ प्लस J कैप। तो OC का y एक्सिस से एंगल बीटा है, तो अपन इसको लिख सकते हैं A कॉस बीटा J कैप, और OC का Z एक्सिस से
एंगल है गामा, तो इसको लिख सकते हैं ए कॉस गामा के कैप। तो ये हमारा x कंपोनेंट ए कॉस अल्फा आया, y कंपोनेंट ए कॉस बीटा आया और z कंपोनेंट ए कॉस गामा। इस प्रकार से ये वेक्टर A को हमने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। तो Ax क्या है? ए कॉस अल्फा। Ay क्या है? ए कॉस बीटा। और Az क्या है? ए कॉस गामा। अब अगर इस क्यूब में हम देखें कि ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर कितना आ रहा है, तो ये OC स्क्वायर के बराबर आएगा। ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, मतलब ये देखो, ये तो है ax और ये वाला कितना है, ये है az। तो ये बेस का ये जो डायगोनल है ना, फ्लोर का डायगोनल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल है, ये हो जाएगा रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें यहाँ राइट एंगल बन रहा है और ये हाइट कितनी है, ay। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज a के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस az स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, आप याद रखना इसको कि ये एक रिलेशन है हमारे पास। फिगर बनाना वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको जाएगा, तो याद ही रखना। तो अगर ये सत्य है तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मॉड ए, तो हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर करके कंपोनेंट दिए रहेंगे, तथा ax ay az की वैल्यू अगर वहाँ से रखी जाए तो ax की जगह रखा a cos अल्फ़ा, ay की जगह रखा a cos बीटा और az की जगह रखा a cos गामा, और इसका वैल्यू है a स्क्वायर के बराबर। तो a स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, ये जो cos अल्फ़ा है ना, इस cos अल्फ़ा को बोलते हैं cos अल्फ़ा, cos बीटा एंड cos गामा को डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन बताने वाले एंगल के कोसाइंस हैं ये। अल्फ़ा बीटा गामा डायरेक्टली नहीं बता रहे आपको, आपको बता रहे हैं उनके कोसाइंस, cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा, और उनके स्क्वायर का सम 1 होता है। ये पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस वेक्टर A के x, y और z एक्सिस से क्या एंगल बन रहे हैं, ये डायरेक्टली अल्फ़ा बीटा गामा ना बताकर आपको उनके कोसाइंस की वैल्यू दी जाएगी, तो आप समझ जाना। अच्छा, इसको cos स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर गामा। तो ये 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ऐसा भी आएगा। तो बताओ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी, तो इसको उधर ट्रांसफर करो, 1 को इधर ट्रांसफर करो तो 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ साइन स्क्वायर अल्फ़ा
प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये नीट में एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि ये तो सबको याद है, तो पूछ लिया कॉस स्क्वायर के बजाय साइन स्क्वायर्स को लेके। ठीक है, तो वेक्टर ए को हमने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में इस प्रकार से ब्रेक करना है। ठीक, एक वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। आपको फाइंड करना है एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ पॉजिटिव x, y एंड z डायरेक्शंस। कैसे करेंगे? तो a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप में ए एक्स क्या होता था? ए कॉस अल्फ़ा। ए वाई क्या होता था? ए कॉस बीटा। और ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा। तो इसका मतलब कि जो अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस से रेस्पेक्टिवली, उसको निकालने के लिए हमारे पास में ये एक्सप्रेशन मिला। सो सिंपल। अब आप वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा ए कितना होगा मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका? √1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, मतलब वही 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3। तो ए एक्स इज इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड इज 3। ए वाई इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 2/3। तो अल्फ़ा और गामा तो एक्यूट एंगल हैं, बीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि कॉस बीटा नेगेटिव में आ रहा है, तो बीटा ग्रेटर देन 90 है और अल्फ़ा एंड गामा लेस देन 90 डिग्री है। तो हमने आंसर प्रोड्यूस किया कि एंगल मेड है भाई एक्स एक्सिस से कॉस इनवर्स 1/3, ऐसे लिखते हैं अपन एंगल। बीटा कितना है? कॉस इनवर्स -2/3 और गामा कितना है? कॉस इनवर्स +2/3। इस तरह से एक्स वाई और जेड एक्सिस से बनाए हुए एंगल्स अल्फ़ा बीटा गामा आपने ऑब्टेन कर लिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। इफ ए वेक्टर ए मेक्स एंगल 45 डिग्री with positive x and positive y directions, what angle it can make with positive z direction? ऐसा क्वेश्चन बना दिया और 4 वैल्यूज दे दी। तो क्या करना होगा कि अल्फ़ा दिया है 45 डिग्री, बीटा दिया है 45 डिग्री, गामा निकालना है। हमारे पास रिलेशन है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा कितना आया? 0। मतलब कॉस गामा कितना आया? 0। मतलब गामा कितना आएगा?
90 डिग्री। दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी कि अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दोनों से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो जेड एक्सिस से वो क्या एंगल बना सकता है। तो सोचो ये 2 डायमेंशनल प्लेन में इधर से भी 45 है और इधर से भी 45 है, तो थर्ड जो एक्सिस है ना अपनी जेड एक्सिस, कहाँ जेड एक्सिस, ऐसी मान लो, तो जेड एक्सिस के तो परपेंडिकुलर ही हो गया ना, ये एक्स वाई प्लेन का वेक्टर हो गया ये, जेड एक्सिस से 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से वैल्यूज पुट करके गामा निकाल सकते हैं। थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर बनाना सीखो आप। कैसे बनाते हैं कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड जेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड है, तो ये अपना एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। फील आ रहा है क्या? इस तरह का ये एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये जेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड है। अब इसमें बताओ कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक्स एक्सिस के अलाउंग मेरे राइट साइड में क्या है, ईस्ट, तो मेरे सामने क्या होगा, नॉर्थ। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्शंस होती हैं। मतलब मैं अगर यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ, एक पॉइंट की लोकेशन मुझे बताई गई कि वो मेरे से नॉर्थ में है, द पॉइंट इज़ इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो कहाँ होगा? तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो ग्राउंड पर ही हो। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे राइट साइड में ईस्ट है, मेरे सामने नॉर्थ है। अब मैंने कहा वो पॉइंट देखो मेरे से नॉर्थ में है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि ज़मीन पर ही हो, वो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, पर रहेगा तो नॉर्थ में ही रहेगा कि नहीं। इस सामने वाली वॉल पर ये जो ऊपर बल्ब है ये मुझसे नॉर्थ डायरेक्शन में है, इस वॉल पे लगी हुई बल्ब मुझसे नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये ओरिजिन भी मुझसे नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसे देखो ये ओरिजिन भी मुझसे नॉर्थ डायरेक्शन में। और ऐसे जब मैं घूम के इधर दिखाऊंगा तभी क्या होगा, इस लोकेशन, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा तो वो मुझसे ईस्टवर्ड कहलाएगा, चाहे वो मुझसे नीचे हो, चाहे वो मेरे लेवल में हो, चाहे वो मुझसे ऊपर हो। इस वर्टिकल प्लेन में अगर वो रहेगा तो मैं इसको कहूँगा ये ईस्ट वेस्ट प्लेन में है और मुझसे ये ईस्टवर्ड है। तो समझना कि इस प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा तो ये मुझसे नॉर्थ में कहलाएगा, और इस प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा, चाहे वो यहाँ एक्स एक्सिस पर हो या उससे थोड़ा ऊपर हो या उससे थोड़ा ऊपर हो, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा तो वो मुझसे ईस्टवर्ड कहलाएगा, हाँ कि ना। अब वो ना तो मुझसे ईस्टवर्ड है ना वो मुझसे नॉर्थवर्ड है, तो वो किस प्लेन में होगा? तो जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है वो मुझसे, मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, तो यहाँ से एक ऐसा प्लेन इमेजिन करिए, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाला प्लेन हो गया। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, या ग्राउंड का पॉइंट, ये सब मुझसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहलाएंगे। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाला प्लेन हो गया, ये ईस्ट वाला हो गया, वो नॉर्थ वाला हो गया, ये नॉर्थ साउथ प्लेन हो गया, और ये वाला ईस्ट वेस्ट प्लेन हो गया, ऐसा कहेंगे। तो डायरेक्शन जब अपन देखेंगे ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म्स में, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल देखेंगे। जैसे हमने कहा कि ये राइट में ईस्टवर्ड है, पॉइंट की लोकेशन मुझसे ईस्ट में है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। अब मैंने कहा नहीं मुझसे वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैं अपने टेलीस्कोप की ये जो लाइन ऑफ साइट है इसको 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ घुमाऊंगा, फिर चाहे वो मुझे यहाँ दिख रहा हो चाहे वो मुझे ऊपर ले जाके कहीं दिख रहा हो नॉर्थ ईस्ट प्लेन में, तो वो मुझसे नॉर्थ ईस्टवर्ड कहलाएगा, मुझसे वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ऐसा कहलाएगा, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो। ये बात समझ में आई आपको कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म्स में जब भी एंगल दिए जाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करके देखना है।
तो इस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो एक क्वेश्चन बनाया, ए फाइटर प्लेन is observed at a distance 10 km from a radar station. It is at a height of 5 km above ground in a direction 37 degree north of east, taking origin at radar station. X-axis along east, Y-axis along north, and Z-axis vertically upwards. Write position vector of plane with respect to origin. ऐसा हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया कि 10 किलोमीटर की तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी है रडार स्टेशन से? 10 किलोमीटर। हाइट कितनी है? 5 किलोमीटर। डायरेक्शन कौन सी है? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब इसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखना है। तो एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाओ। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस अलॉन्ग ईस्ट, ये जेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड, और ये वाई एक्सिस अलॉन्ग नॉर्थ। ठीक है ना? तो ऐसा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। अब एरोप्लेन कहाँ है? ऐसा मान लो ये मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया। तो मेरा एरोप्लेन है कहाँ? कहीं यहाँ। इस रडार स्टेशन ओरिजिन ओ से यहाँ लेते हैं। ये हाइट है 5 किलोमीटर अबाव ग्राउंड, और ये डिस्टेंस रडार स्टेशन से प्लेन की ये है 10 किलोमीटर, और ये जो है ये है पॉइंट ऑन ग्राउंड, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये ग्राउंड में एक लाइन है OG। तो ये एक वर्टिकल प्लेन में ट्रायंगल बनाया मैंने, वर्टिकल प्लेन में ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो OG कितना होगा? तो पहले ये एंगल निकालो। तो ये एंगल थीटा कितना आएगा? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मुझे पता है, हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, तो थीटा 30 डिग्री आ गया। तो OG कितना होगा? OG होगा 10 cos 30, मतलब 5√3 किलोमीटर।
अब इसके 3 कंपोनेंट चाहिए अपने को पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए, इतने आई कैप प्लस इतने जे कैप प्लस इतने के कैप। तो देखिए यहाँ ग्राउंड में मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन बनाई कि मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग पे इतना चलूँगा, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग इतना चलूँगा, ये यहाँ पे 90 डिग्री है भैया, ठीक है ना। और फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग इतना चलूँगा तो मैं एरोप्लेन पर पहुँच जाऊँगा, या मैं डायरेक्ट ओ से उड़कर सीधा स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग पी तक चला जाऊँ। तो ओ पी वैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए वैक्टर प्लस ए जी वैक्टर प्लस जी पी वैक्टर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेस में, ओ ए जी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 37 डिग्री कहाँ है, तो ये 37 डिग्री है, क्योंकि ये जो प्लेन है अपना ओ जी पी, ये 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में बताया हुआ है। जैसे कि अपने टेलीस्कोप को पहले अपन ने ईस्ट में रखा, फिर 37 डिग्री यूँ घुमा के और फिर 30 डिग्री ऊपर करा तो प्लेन दिखने लगा। ईस्ट से पहले हॉरिजॉन्टली 37 डिग्री घुमाया, ओ जी दिख रहा है, अब फिर ऊपर उठाया तो जी से ऊपर उठ के पी पे पहुंच गए। तो ये तो हमने 30 डिग्री कैलकुलेट किया, ये 37 डिग्री दिया हुआ है, और ये ओ जी कितना आ रहा था अपना 5√3। तो इस ट्रायंगल ओ ए जी में ओ ए कितना होगा 5√3 cos 37, मतलब cos 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 4√3। और इसी प्रकार से ए जी कितना होगा, ए जी होगा 5√3 sin 37, मतलब 3√3 किलोमीटर। तो ये हो गया 4√3 किलोमीटर और ये हो गया 3√3 किलोमीटर। और ये जो ओ पी वैक्टर है यही तो उसका पोजीशन वेक्टर है प्लेन का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट रडार स्टेशन। तो कैसे लिखें इसको, ओ ए मतलब 4√3 आई कैप, फिर ए जी मतलब 3√3 जे कैप प्लस हाइट ऊपर 5 के कैप किलोमीटर। इस तरह से हमने इसका पोजीशन वेक्टर लिखा। तो 3 डायमेंशनल फिगर थोड़ा बहुत आपको बनाना आना चाहिए, या अगर बना हुआ दिखे तो उसको पहचानते आना चाहिए। इसमें ये क्वेश्चन जो है ना, ये रेस्नी खेलेडी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं इसको 3 डायमेंशनल व्यू जब भी बताता हूँ बच्चों को तो ये क्वेश्चन कराता हूँ। तो अच्छे से देखना, इसको समझना। आगे बढ़ते हैं। नाउ टू राइट ए वेक्टर इन यूनिट वेक्टर फॉर्म व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेल एंड हेड आर गिवन। मान लीजिए इस वेक्टर के, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका टेल है ए पर, हेड है बी पर। टेल के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 ऐसा दिया है, और हेड के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 ऐसा दिया है। 3 डायमेंशनल स्पेस में ये वेक्टर है। तो हम इस वेक्टर a को यानी AB को लिखेंगे ऐसे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, तो इसका ये x कंपोनेंट बनेगा। देखो a क्या होता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा होता है ना। तो इसका x कंपोनेंट क्या बनेगा, x2 माइनस x1, y कंपोनेंट y2 माइनस y1, z कंपोनेंट z2 माइनस z1,
अब मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर लिखना है, ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए, ऐसा ए कैप कैसे लिखोगे, तो हम लिखते हैं वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ये पूरा लिखो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप डिवाइडेड बाय ये जो आपने निकाला मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अच्छा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना हो तो एंगल डायरेक्शन कोसाइंस, तो कॉस अल्फ़ा क्या होता है, ax अपॉन a, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन पूरा ये वापस से a जो आपने निकाला मैग्नीट्यूड उससे डिवाइड करो। कॉस बीटा निकालना हो तो ए वाई अपॉन ए, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन ए, एंड सिमिलरली कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन ए, मीन्स z2 माइनस z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट पता हो तो वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है। और इस वेक्टर की जो लेंथ होगी ए बी, जो कि मैग्नीट्यूड होगा इसका, तो वो लेंथ ऐसे निकालते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 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 करके, ठीक। तो देखिए एक वेक्टर है a इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन। इसका मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 50, दैट इज 5√2 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, एंगल मेड विथ x, y एंड z डायरेक्शन फाइंड करना है। तो कॉस अल्फ़ा कैसे लिखेंगे, ए एक्स अपॉन ए, बोले तो 3/5√2, कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए माइनस 4/5√2 एंड कॉस गामा ए जेड इज अपॉन ए इज इक्वल टू 5/5√2। सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एंगल मेड कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा होगा कॉस इनवर्स 3/5√2, बीटा होगा कॉस इनवर्स, यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई होता दिख रहा है क्या, हाँ, इसको ऊपर और इसको ऐसा नीचे लिख दिया, और गामा होगा कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब आपसे कहा पॉइंट नंबर 3, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए कैप निकालो। तो ए कैप कैसे निकालोगे,
वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए कैप आएगा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय 5√2। मीटर से मीटर या न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाना है, यूनिट वेक्टर यूनिट लेस होता है। यहाँ तक भी ठीक है। फिर चौथी बात पूछी आपसे, ए वेक्टर v of magnitude कितना 20 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऐसा मान लिया मैंने, वेलोसिटी वेक्टर है मीटर पर सेकेंड में, इज अलोंग वेक्टर ए। ठीक है ना, राइट वेलोसिटी वेक्टर इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, आई कैप जे कैप के कैप लगा के। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसका एक मैग्नीट्यूड है और उसकी एक डायरेक्शन है। वी कैप क्या होता है, वेक्टर वी अपॉन वी। तो वी तो हमें पता है मैग्नीट्यूड, और वी कैप क्या है, जो ए की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में है ये। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो वी वेक्टर को हमने लिखा, मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड, और ए कैप अभी हमने निकाला था 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाई 5√2। तो ये कितना आएगा, इसको डिवाइड करो तो ये 2√2 बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड। चाहे तो ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हो, ब्रैकेट ओपन करके लिखोगे तो ये जाएगा 6√2i कैप माइनस 8√2j कैप प्लस 10√2k कैप मीटर पर सेकेंड। इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड निकालना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, एंगल निकाले एक्स वाई जेड एक्सिस से, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाला, और फिर किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर फॉर्म में अलोंग गिवन डायरेक्शन कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक नल वेक्टर है, नल वेक्टर। तो इसका मतलब क्या कि उसका टेल और हेड कोइंसाइड कर रहा है, उसकी लेंथ ऑफ एरो 0 है, तो उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर 0 आएगा। एक पॉइंट का प्रोजेक्शन किसी भी डायरेक्शन में 0 ही आएगा। तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, और जो भी यूनिट हो, मान लो ये फोर्स है 0 न्यूटन, तो अपन न्यूटन लिख देंगे। ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर लिख देंगे। ठीक है ना, ये तो गया नल वेक्टर की कहानी। अब मान लो कि दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर है a इक्वल टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और दूसरा वेक्टर है b इज इक्वल टू b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। इसमें a1 a2 a3 b1 b2 b3 कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि a इक्वल टू b, ये इक्वल वेक्टर्स कब होंगे, ये इक्वल वेक्टर्स कब होंगे। अगर ये a इक्वल टू b है
तो आप क्या देखोगे, क्या कह सकते हो? तो इक्वल मतलब इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। एक्स कंपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे, वाई कंपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन, और z कंपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे। मैंने कहा कि ये अपोजिट वेक्टर्स हैं या नेगेटिव ऑफ ईच अदर हैं, अपोजिट वेक्टर्स हैं, मतलब b इज इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू माइनस बी। तो इससे क्या मतलब निकलेगा? तो इससे मतलब ये निकलेगा कि ये जो वेक्टर a है इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो b1 आ जाएगा, -a1, b2 आ जाएगा, -a2 एंड b3 आ जाएगा -a3। ठीक है, तो ये इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। मान लो कि ये दोनों वेक्टर इफ वेक्टर a एंड b आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, या तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री है। इक्वल भी नहीं है वो, अपोजिट भी नहीं है वो, खाली डायरेक्शन उनकी या तो सेम है या डायरेक्शन उनकी अपोजिट है। तो आप क्या कह सकते हो a1 b1 के रिलेशन में? तो कोलिनियर का मतलब होगा कि b जो है k टाइम्स a है, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करा अपन ने, जैसे कि k की वैल्यू अगर 2 रख लूँ +2 तो b इक्वल टू 2a, मतलब डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डबल है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप इज इक्वल टू k a1 i कैप प्लस k a2 j कैप प्लस k a3 k कैप। इसका मतलब b1 कितना हुआ? b1 हुआ k a1, b2 कितना हुआ? b2 हुआ k a2, और b3 कितना हुआ? k a3। तो इसका मतलब ये हुआ कि b1 अपॉन a1 करो या b2 अपॉन a2 करो, रेशो लो उनका, या b3 अपॉन a3 करो। b क्या है? k टाइम्स है a का, तो ये k आ जाएगा। अब k अगर पॉजिटिव है तो ये लाइक वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे, और k अगर नेगेटिव है तो ये अनलाइक या एंटी पैरेलल, जिसको हम कहते हैं, वेक्टर्स हो जाएंगे। और एक k इक्वल टू 1 हो जाए तो वह इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, और k इक्वल टू -1 हो जाए तो वो अपोजिट वेक्टर्स हो जाएंगे, और k इक्वल टू 0 हो जाए तो b नल वेक्टर हो जाएगा। k इक्वल टू 0 हो जाए तो b नल वेक्टर हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, b इक्वल टू। तो इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में अगर दो वेक्टर दिए हों तो उनके बारे में हम ये टेस्ट लगाकर कुछ कह सकते हैं कि वो इक्वल हैं, अपोजिट हैं, लाइक हैं, अनलाइक हैं। ठीक, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। जैसे कि आपको दिया है a इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b दिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब आपको निकालना है a वेक्टर में b वेक्टर का
एडिशन ए प्लस बी, तो क्या करोगे, आई कैप वाले जोड़ देना, जे कैप वाले जोड़ देना, विथ साइन, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिखना वैल्यूज़, और ये A3 प्लस B3 के कैप। और अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3, ऐसे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, कहाँ करूँ, यहीं कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, इसको कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए कि हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ये पॉइंट था x1, y1, z1, ठीक है ना, एक ये पॉइंट है x2, y2, z2, और पार्टिकल चलकर ए से बी पहुंच गया। इसका पोजीशन वेक्टर ए का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये है, मान लीजिए r1, और बी का पोजीशन वेक्टर है r2। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए बी। तो कैसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हम लिखेंगे एस मतलब वेक्टर ए बी, मतलब ए बी को कैसे लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से लिखा मैंने। ट्रायंगल रूल क्या कहता है कि R1 प्लस एस इक्वल टू R2, हाँ कि ना, R1 प्लस एस इक्वल टू R2, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो S कितना हुआ, R2 माइनस R1। अब R2 वेक्टर क्या है, तो R2 वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और R1 वेक्टर क्या है x1 i कैप प्लस x क्या है x1 y1 z1, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ मैं। तो R2 माइनस R1 करोगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा कितना, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। अब ये मीटर में दिए हों कोऑर्डिनेट्स तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में आ जाएगा, उसके आगे यूनिट्स लिख देंगे अपन, जिस भी यूनिट में आप काम कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आ जाएगी। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाया कि कोई व्हीकल है, कार इज ट्रैवलिंग with velocity कितना 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। इट टेक्स ए लेफ्ट टर्न थ्रू
37 डिग्री and maintains its speed. Find change in velocity. तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। और स्पीड का मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे करेंगे इसको? तो देखिए, ये एक्स एक्सिस जो है ना, ये हमारी ईस्टवर्ड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है? तो ये इनिशियली ऐसे जा रही थी, ठीक है ना, ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20, और डायरेक्शन क्या है? जे कैप, मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हुआ? इसने लेफ़्ट टर्न लिया, कितने डिग्री से? 37 से। मतलब ना तो ये भी नॉर्थवर्ड जा रही है, ना ये वेस्टवर्ड जा रही है, ये ऐसा 37 डिग्री का लेफ़्ट हैंड टर्न ले लेती है, और ये वी फाइनल हो गई। स्पीड वही है 20, पर अब इसको आई कैप जे कैप में लिखना होगा तो कंपोनेंट देखना पड़ेगा आपको। एक इसका एक्स कंपोनेंट आएगा, एक इसका वाई कंपोनेंट आएगा। बोलो साहब, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 20 sin 37, और ये कितना आएगा? ये आएगा 20 cos 37। तो ये हो जाएगा कितना? ये होता है 0.8, तो ये 16 हो जाएगा, और ये होता है 0.6, तो ये 12 हो जाएगा। तो मैं फाइनल वेलोसिटी को कैसे लिखूँगा? फाइनल वेलोसिटी को लिखूँगा, यहाँ से देखिए, 12 वाला एक्स कंपोनेंट तो कैसा है? माइनस आई कैप में, और 16 वाला कंपोनेंट है प्लस जे कैप में। ये फाइनल वेलोसिटी होगी, -12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 20 जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 जे कैप। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? डेल्टा वी चेंज, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, बिकॉज एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वेक्टर ही आएगा। ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम और इक्वेटेड विद वन अनदर। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? -12 आई कैप -4 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो इसको वर्ड्स में बता सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। तो उसके लिए इसको कंपोनेंट्स को बनाओ। एक्स कंपोनेंट कितना है? -12, वाई कंपोनेंट कितना है? -4। तो ये वेक्टर डेल्टा वी कहाँ है? यहाँ है, ये डेल्टा वी है। ये एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा कितना होगा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो 4/12 से tan थीटा 1/3 आएगा। tan थीटा कितना आएगा? 4/12 से 1/3। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग लिखने की इच्छा है, तो √12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो 4 बाहर आया, अंदर क्या बचा? √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 9 + 1 10। तो इतना मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा वी की डायरेक्शन कैसे लिखोगे? तो ये है थीटा डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो मैं लिखूँगा, यहाँ लिख देता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ वो है 4√10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग थीटा
इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 tan थीटा कितना 1/3 साउथ ऑफ वेस्ट। ऐसे अपन वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। इसका एक और सिंपल वर्जन ये होगा कि बजाय इसको ऐसा करने के 90 डिग्री से घुमा दो तो ज़्यादा आसान होगा। देखो वो भी करके दिखाता हूँ। तो सिचुएशन है कि पहले तो इनिशियल वेलोसिटी थी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड, ठीक है। फिर उसने लेफ्ट हैंड टर्न लिया थ्रू 90 डिग्री, मतलब ऐसे जा रही थी पहले और फिर ऐसे जाने लगी। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड वेस्टवर्ड। तो आपको फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ईस्टवर्ड, वाई एक्सिस नॉर्थवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी ऐसी है, फाइनल वेलोसिटी कैसी है, ऐसी है। तो मैंने फाइनल वेलोसिटी लिखा, यह है -20 आई कैप, और इनिशियल वेलोसिटी लिखा यह है +20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। इधर वेस्ट है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब -20 आई कैप -20 जे कैप। ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कहाँ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। तो इसका x कंपोनेंट भी नेगेटिव, y कंपोनेंट भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर है। ये है डेल्टा v वेक्टर। ये 20 मीटर पर सेकंड है और ये भी 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये 20√2 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 20√2 मीटर पर सेकंड। ये भी मीटर पर सेकंड, हाँ ये भी मीटर पर सेकंड, हाँ तो ये भी मीटर पर सेकंड। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग साउथ वेस्ट। ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो डेल्टा वी की डायरेक्शन किधर है, तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है वेक्टर। तो चेंज इन वेलोसिटी इज 20√2 मीटर पर सेकंड अलोंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो सिंपल। एंड लास्टली डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर, डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर। तो मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर दिया है r, 3t² i कैप प्लस 5t³ j कैप प्लस 6t k कैप, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर है ये, पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है, पोजीशन वेक्टर है ये उसका। x = 3t², y = 5t³, z = 16t। तो उसके x y z कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। अब अपने को निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dr/dt। तो कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं, इनको डिफरेंशिएट करके लिख देना। ये हो जाएगा 6t i कैप प्लस यहाँ से 15t² j कैप प्लस 16 k कैप मीटर पर सेकेंड। क्यों भाई, क्योंकि ये मीटर में था r, तो r2 - r1 डेल्टा r dr भी मीटर में आएगा, और dt मतलब छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा t, वो भी सेकंड में आएगा। ये मीटर में आ रहा है और ये सेकंड में आ रहा है, तो dr/dt का में आएगा मीटर पर सेकंड में। डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, LT-1 वेलोसिटी जैसा, ठीक है। तो इस तरह से अपन डिफरेंशिएट करते हैं। और उल्टा करना हो, इंटीग्रेट करना हो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो 3t² आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे
तो 5t क्यूब आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो 16t आ जाएगा। मतलब ये जो कंपोनेंट है ना अलग अलग x y z, उनको ही या तो डिफरेंशिएट कर देना या उसका इंटीग्रेशन बोलें तो इंटीग्रेट कर देना, सिंपल। बस इस लेक्चर को अपन यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।